Hello everyone, I am Vidushi and you are watching the YouTube channel of Blueprint Digital. This is the English lecture series for class 9th and today we will be covering the 8th poem from your Beehive book, which is titled On Killing a Tree. It is written by the Indian poet Geev Patel. But before we begin with the poem, the explanation and everything, I would like to request and recommend you two things. First, आप हमारे चैनल को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आते रहें रिगार्डिंग जो भी अपकमिंग न्यू लेक्चर वीडियोस और कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल पे पोस्ट होता है. ओके, इट विल इंश्योर कि आप कुछ मिस आउट ना करें. एंड द सेकेंड थिंग भी, जो मैं अपनी हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ और सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बुक्स और नोटबुक अपने साथ लेके बैठें, ठीक है, जिससे कि आप वीडियो देखते देखते इस पोएम के, इस चैप्टर के रिगार्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें. एंड ट्रस्ट मी, जब आप आगे जाके इस पर्टिकुलर लेक्चर को रिवाइज करेंगे, दोज नोट्स विल बी रियली हैंडी और आपका काफ़ी टाइम सेव भी होगा. सो ही इज़ एन इंडियन पोएट, प्ले राइट, पेंटर एंड एज वेल एज अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन. ओके, सो या ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन. ठीक है, तो जो गीव पटेल हैं वो ग्रीन मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं एंड ही इज़ अमंग दोज पोएट्स जो ग्रीन मूवमेंट के साथ जुड़ के लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं. ठीक है, और ये बताते हैं अपने रीडर्स को कि किस तरीके से जो हम लोग हैं, जो ह्यूमैनिटी है एज अ होल, और जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं. ओके, वो अपनी पोएम के थ्रू हमेशा ये कहते आए हैं, ठीक है, और ये अपनी कंसर्न्स जो है शो करते आए हैं कि कैसे ह्यूमंस अपनी क्रूएलिटी की वजह से, अपने गलत डिसीजंस, गलत एक्शंस की वजह से नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, और जिसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हम लोगों की ही लाइफ पे पड़ रहा है, बिकॉज अर्थ की जो लिविंग क्वालिटी है वो कम हो रही है. ठीक है, वो अपनी कंसर्न शो करते हैं, अपनी चिंताएं उन्होंने व्यक्त करी हैं अपनी पोएम के थ्रू कि जो ये क्वालिटी डिग्रेड हो रही है एनवायरनमेंट की और नेचर की हमारी वजह से, वो कैसे हमको इफ़ेक्ट कर रही है और इफ़ेक्ट करेगी. ओके, सो एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ, ऑन किलिंग अ ट्री, कि ये पोएम भी जो है नेचर के बारे में है, एनवायरनमेंट के बारे में, एंड टू बी इन पर्टिकुलर, ठीक है, ये ट्री के बारे में है, राइट. और ट्री के बारे में वो क्या कह रहे हैं, ऑन किलिंग अ ट्री, तो वो ट्री को किल करने की बात कर रहे हैं, राइट. किल मतलब अपरूट करना, ठीक है, ट्री को खत्म कर देना. एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे और ध्यान देंगे कि किल जो वर्ड है वो आप किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं यूज़ करते. ठीक है, आपका पेन अगर टूट गया, ठीक है, या कुछ आपका से कोई भी टॉय टूट गया, राइट, या आपका बैट टूट गया, तो आप बोलेंगे कि यार दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ ब्रोकन, राइट. अब ये नहीं बोलेंगे कि उसकी डेथ हो गई या उसको किल कर दिया तुमने. ठीक है, कोई तोड़ देगा उसको, तब भी आप बोलेंगे कि उसने तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसमें क्रैक आ गया, ठीक है, वो डैमेज हो गया, बट आप किल नहीं बोलेंगे. किल वाला जो टर्म है हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें लाइफ हो. तो टाइटल से ही हमारे पोएट ने हमें इशारा दे दिया है, हमें एक हिंट दे दिया है, एक डायरेक्शन दे दी है कि वो इस पोएम को कहाँ ले जा रहे हैं. वो ट्री के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो एक लिविंग बीइंग हो, एक लिविंग थिंग हो, और वो भी ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह उनको भी किल किया जाता है. ठीक है, उनको डैमेज या डिमोलिश नहीं किया जाता, उनको ब्रेक नहीं किया जाता. ठीक है, तो वो जो उनकी डेथ होती है ट्रीज़ की, उनकी भी जो डैमेज होता है वो भी एक तरह से किलिंग है, जैसे कि किसी और लिविंग बीइंग का होता है. तो उन्होंने ट्रीज़ को एक लिविंग बीइंग की तरह प्रोजेक्ट करके, एक लिविंग थिंग की तरह प्रोजेक्ट करके, ये एक सेंसिटिव, एक इमोशन इन्वोक करने की कोशिश करी है हम और आप में, ह्यूमंस में, हम जैसे रीडर्स में. ठीक है, कि ट्रीज़ जो हैं उनमें भी लाइफ होती है, वो भी सेंसिटिव होते हैं, उनको भी फील होता है. ठीक है, और उनकी भी डेथ होती है, उनको भी किल किया जाता है. फाइन. सो और वन मोर थिंग, उन्होंने जो किलिंग ऑफ ट्री है, राइट, यानी कि किलिंग मतलब अपरूटिंग ऑफ ट्री, बिकॉज ट्री जो है कब मरता है, कब खत्म हो जाता है, कब वो एग्जिस्ट होना बंद कर देता है,
जब आप उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, अपरूट कर देते हैं, राइट। वो उन्होंने बताया है कि ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ट्री को किल करने का, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करा है कि अगर आप ऐसे करोगे तो वो नहीं मरेगा, वैसे करोगे तो नहीं मरेगा, हाँ ये चीज़ें करने पे वो मर जाएगा। और जब वो ट्री मरेगा, ठीक है, जब आप उसको अपरूट करोगे, जब उसकी किलिंग होगी, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें ट्रीज फील करेंगे, ठीक है, क्या क्या मतलब इमोशंस के साथ वो दो चार होंगे, क्या क्या चीज़ें वो फील करेंगे, क्या क्या वो फेस करेंगे और कैसे जो है उस चीज़ को टॉलरेट करेंगे, वो उन्होंने इस पोएम के थ्रू हमें बताया है। और इस पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करके उन्होंने कोशिश करी है कि हम और आप जैसे लोग जो ट्रीज को कट करने के बारे में सोचते हैं, ट्रीज को उखाड़ देते हैं, अपरूट कर देते हैं, ठीक है, उनको किल कर देते हैं, ठीक है, हम और आप जैसे लोग ये समझें कि ट्रीज में लाइफ होती है, उनको भी एज लिविंग बीइंग ट्रीट करना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको भी बचा के रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, so let's now formally read what does the central theme of the poem says. सेंट्रल थीम से हम क्या समझते हैं कि पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, पोएम किन जो पॉइंट्स हैं उन पे बेस है और पोएम क्या हाईलाइट करती है ओवरऑल तरीके से। तो पोएम की सेंट्रल थीम क्या कहती है? दिस पोएम हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन कटिंग एंड अपरूटिंग अ ट्री। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कटिंग मतलब कोई ट्री है, राइट, और इसको आपने कट कर दिया, तो वो बीच में से कट कर दिया या फिर इसकी कोई ब्रांच है उसको कट कर दिया, ठीक है, दिस इज कटिंग। तो बोलते हैं कि कटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम किलिंग बिकॉज किलिंग में आप उसको खत्म कर देते हो, ट्री फिर कभी ग्रो नहीं करेगा, एक बार उसको किल कर दिया गया है, वो कभी उसमें लीव्स नहीं आएंगी, कभी वो आगे ऊंचा नहीं होगा, कभी वो बढ़ेगा नहीं। बट अगर आप कट करते हो, कहीं से भी कट करते हो, तो उसमें जान रहती है, ठीक है, वो तभी भी लिविंग रहता है और उसमें लाइफ रहती है और वो उसके बाद भी, कटिंग के बाद भी ग्रो कर सकता है। इसलिए वो बोलते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कटिंग एंड अपरूटिंग। अपरूटिंग मतलब जड़ से उखाड़ देना, अप रूट कर देना, ठीक है, एंड दैट इज द ओनली वे टू किल ट्रीज, राइट। और उन्होंने, हमारे पोएट मिस्टर पटेल ने ये आगे पोएम में एक्सप्लेन भी करा है। It also provides a detailed explanation of the various steps and process involved in actually killing a tree, right? In actually killing a tree, because he has personified trees for us. It emphasizes the strength of a tree and how it tolerates all sorts of pain when it is cut or uprooted. उन्होंने ये बात को भी हाईलाइट करा है कि ट्रीज जो होते हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितनी पावर होती है, कितनी सहने की शक्ति होती है, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो हम उनके साथ हम जो भी करते हैं, उन्हें कट करते हैं एक्स से, ठीक है, उनकी ब्रांचेस को तोड़ देते हैं, उनकी लीव्स को अलग कर देते हैं, अपरूट भी कर देते हैं, वो ये सब चीज़ें सहता रहता है। किलिंग अ ट्री इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट एक्टिविटी। उन्होंने ये भी बताया है इस पूरे प्रोसेस को समझाने के थ्रू कि ये कोई आसान काम नहीं है किसी ट्री को करना, और एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट है। पोएट हैज कन्वेड दैट ट्रीज आर लिविंग क्रिएचर हु हैव फीलिंग्स एंड कैन सफर। और उन्होंने ये भी कन्वे करा है कि जो ट्रीज होते हैं वो लिविंग होते हैं और उनको भी पेन होता है, वो भी सफर करते हैं, राइट। सो दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द स्टैंजास एंड देयर एक्सप्लेनेशन, बट बिफोर वी डू दैट, आपको अगर बोर्ड से कुछ नोट करना है आप नोट कर लीजिए, स्टेप असाइड, ओके। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेट्स नाउ रीड व्हाट डज द फर्स्ट स्टैंजा सेज। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So, first stanza में क्या कहते हैं poet? It takes much time to kill a tree. मच टाइम, तो वो एम्फसाइज कर रहे हैं, जैसे कि हमने थीम में भी समझा था, अपने जब सेंट्रल आइडिया डिस्कस किया था पोएम का, कि वो इस बात पे जोर दे रहे हैं, इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि ट्री को
किल करना इतना आसान नहीं है, इट टेक्स मच टाइम, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, इट टेक्स मच टाइम। तो इससे क्या बता रहे हैं कि इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट, टू किल अ ट्री, ट्री को किल करना इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। जैब मतलब सडन रफ ब्लो, ठीक है। वो बोलते हैं कि इतना आसान नहीं है ट्री को किल करना और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक सिंपल जैब यानी कि सडन रफ ब्लो ऑफ द नाइफ विल डू इट, कि सिर्फ एक सिंपल जैब जो है नाइफ का, नाइफ से वो रेफर कर रहे हैं आप एक्स जो यूज़ करते हो, एक्स कुल्हाड़ी यूज़ करते हैं ना पेड़ को कट करने के लिए, तो बोलते हैं कि, और जैब से क्या मतलब है, कुल्हाड़ी कैसे यूज़ करते हैं, जब आप पेड़ को कट करने के लिए आप एक बहुत सडन रफ ब्लो डालता है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्पीडी तरीके से आप एक्स को स्ट्राइक करते हो ट्री के ट्रंक के अगेंस्ट, राइट। तो बोलते हैं कि सिर्फ एक जो जैब है, एक सडन रफ ब्लो है नाइफ का, एक्स का, उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इतना आसान नहीं है ट्री को कट करना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सिर्फ एक बार के जो अटैक है, एक बार का जो नाइफ का ब्लो है, एक्स का जो ब्लो है, उससे वो कट नहीं होगा, उससे वो किल नहीं होगा। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, द ट्री हैज ग्रोन, ठीक है, जो ट्री है वो बड़ा हुआ है। अब वो यहाँ से जो है एक तरह से रीज़न बता रहे हैं कि क्यों बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ट्री को किल करना और क्यों वो इतना आसान नहीं है, बिकॉज वो बहुत सालों से जो है बढ़ता आया है, ग्रो करता आया हुआ है, वो इट्स ग्रोथ इज नॉट अ वन नाइट थिंग, ठीक है, ओवरनाइट उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, बहुत टाइम कंज्यूम करके धीरे धीरे वो ग्रो किया है उसने, और इसलिए वो मजबूत है, ठीक है, बिकॉज उसने कंज्यूमिंग दैट, उसने अर्थ को कंज्यूम करा है। इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं, कंज्यूमिंग द अर्थ मतलब कि जो अर्थ के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अर्थ के मिनरल्स हैं, ठीक है, उन सबको उसने यूटिलाइज करा है, उन सबको ही यूज करके वो बड़ा हुआ है, धीरे धीरे बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, इट मतलब अर्थ, ठीक है, कि उसने धीरे धीरे कंज्यूम किया है अर्थ को और उससे बाहर निकला है। उससे बाहर कैसे निकला है, बिकॉज ट्री कैसे बड़ा होता है, ट्री को सबसे पहले एक सीड फॉर्म में होता है ना, जिस सीड को हम ज़मीन में डाल देते हैं, राइट, तो वो ज़मीन के नीचे होता है। तो राइजिंग आउट ऑफ इट, कि जब वो एक सीड था तो वो ज़मीन के नीचे था, पर वो धीरे धीरे वहाँ से बड़ा हुआ है, राइज करा है वो, ये जो अर्थ है इसके ऊपर, ठीक है, तो उस अर्थ के ऊपर से वो राइज करा है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, द अपर मोस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आई एम श्योर आप लोग सब लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जैसे हमारी अर्थ है तो इसके मेनली 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट, राइट, और जो इससे बीच वाला लेयर होता है उसे मैंटल बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसे कोर बोलते हैं। सो जो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसपे आपकी सॉइल है उसे क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो यही क्रस्ट है जिसके बारे में मिस्टर पटेल हमारे पोएट यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्रस्ट इज बेसिकली दी आउटर मोस्ट लेयर, दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ, ठीक है, जिसपे सारे सॉइल होती है, सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जिसपे मौजूद होते हैं, ठीक। तो बोल रहे हैं कि वो धीरे धीरे वहां से राइज हुआ है अर्थ में से, फीड करता हुआ अर्थ की क्रस्ट पे, जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है उस दूसरे सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स दिए हैं और उनको ही एज अ फूड यूज करते हुए, उन पे फीड करते हुए वो बड़ा हुआ है, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, ठीक है, और उसने उतने सालों से, जितने साल उसका जो ग्रोथ प्रोसेस रहा है, उसने उस टाइम में सन, वाटर और एयर को भी कंज्यूम करा है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करती है, जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसने वो सारे रिसोर्सेज को भी कंज्यूम किया है, यूज किया है। एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, लेपरस हाइड मतलब, लेपरस हाइड से वो रेफर कर रहे हैं डिसकलर्ड बार्क को, ठीक है, बार्क मतलब जो ट्री का ट्रंक होता है, राइट, तो जैसे ये ट्री हो गया ना हमारा, ये हमारा ट्री हो गया, तो ये जो ट्रंक होती है ट्री की, इसे बार्क भी बोलते हैं, जो इसकी ट्रंक की जो आउटर लेयर होती है, जो एक तरह से स्किन जिसको आप बोलोगे ट्री की, ठीक है, उसको बार्क बोलते हैं। तो ये जो होती है ये ऐसी पैची पैची होती है, राइट,
एक स्मूथ कलर नहीं होता, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है स्किन की ट्री के, ठीक है। जो उसकी बार्क होती है उसका एक यूनिफॉर्म कलर नहीं होता है, पैची सी होती है, कहीं से डार्क ब्राउन है, कहीं से लाइट ब्राउन है, ठीक है, कहीं थोड़ा ग्रीनिश भी आ रहा है। तो डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर होती है, एक यूनिफॉर्म कलर नहीं होता है, ठीक है। और इसको लेपरस हाइड, हाइड मतलब स्किन, एंड स्किन क्या होती है ट्री की, जो उसकी ट्रंक पे होती है, दैट इज बार्क, राइट। एंड लेपरस क्यों बोला है, लेपरस इज बेसिकली इज रेफरिंग टू द डिजीज लेप्रोसी। लेप्रोसी में क्या होता है, लेप्रोसी में जो ह्यूमंस में डिजीज होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमंस की स्किन है, जो हमारी स्किन होती है वो डिसकलर्ड हो जाती है, ठीक है। उसमें आप पैचेस आ जाते हैं डिफरेंट अलग कलर के, डार्क या लाइट कलर के, ठीक है। एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती स्किन टोन में, डार्क और लाइट पैचेस आ जाते हैं। तो जैसे हमने पोएम की थीम में भी समझा था कि उन्होंने ट्री को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करा है, एज ए लिविंग बीइंग ट्रीट करा है, और यहाँ पे भी वो ये चीज़ यूज़ करके यही बताना चाह रहे हैं कि जो उसकी स्किन है वो भी ह्यूमंस की तरह, जैसे ह्यूमंस को लेप्रोसी हो जाती है उसकी तरह वो भी लेप्रस हाइड है, वो भी एक ऐसी ही सरफेस है, ऐसा लेयर है जिसमें लेप्रोसी लगती है, बिकॉज वो डिस्कलर्ड है, ठीक है। उसकी बार्क, उसके में पैचेस हैं, एक यूनिफॉर्म टोन नहीं है, उसका टोन जो है जगह जगह पे डिफर कर रहा है। स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग मतलब ग्रोइंग, उगना। आई एम श्योर आप सबने वर्ड सुना होगा स्प्राउट्स जिसे बोलते हैं, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी होता है स्कूल्स में, ठीक है, कि आप अपने वो जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज, चने, गेहूँ, उनको उनकी स्प्राउट्स बना के लेके आइए। तो आपने देखा होगा जो ग्रेन्स होते हैं वो उनमें से थोड़ा सा वो निकल जाता है, छोटी सी रूट टाइप निकल जाती है वाइट कलर की, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है बेसिकली सीड का ट्री बनने में, उसको स्प्राउटिंग कहते हैं। जब जिसे कहते हैं ना अंकुर फूट जाता है या फिर सीड जो है फूटने लगता है, फूट के उसमें से रूट्स निकलते हैं और वही रूट्स उसको प्लांट बनाती हैं, फिर ट्री में बदलती हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको स्प्राउटिंग कहते हैं। ग्रोथ के प्रोसेस को फ्रॉम सीड टू प्लांट टू ट्रीज स्प्राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्प्राउटिंग लीव्स निकलती हैं धीरे धीरे। तो कहता है कि ये सब करके, ठीक है, जब वो उससे निकला, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर पे फीड करके, उसके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके, सनलाइट, एयर, वाटर को कंज्यूम करके, ठीक है, अपनी डिस्कलर्ड बार्क से, यहीं से तो निकलती है छोटी छोटी ब्रांचेस, ठीक है, लीव्स निकलती हैं, राइट। फिर ये लीव्स जो है आगे जाके ब्रांचेस में बन जाती हैं, ठीक, फिर ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, है ना। तो बोलते हैं कि उस ऐसे ही वो सब कंज्यूम करके नेचुरल रिसोर्सेज को, जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, उसकी लेप्रस हाइड में से ग्रोथ होती है लीव्स की, अंकुर फूटते हैं और नई नई लीव्स निकलती रहती हैं, ठीक है। वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि यही वजह है कि सिर्फ एक जो नाइफ का ब्लो है, ठीक है, एक कट करने से ट्री नहीं मरेगा, क्योंकि सपोज आपने यहाँ पे जो है कट कर दिया, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपने हटा दिया, यहाँ पे आपने कट कर दिया, ठीक, तो ट्री जो है धीरे धीरे फिर से ग्रो कर जाएगा, यहाँ भी स्प्राउटिंग हो जाएगी, लीव्स जो है यहाँ पे निकलनी शुरू हो जाएंगी और ट्रीज जो है रिकवर कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एंजा है उन्होंने उसमें एक तरह से ट्री के ग्रोथ प्रोसेस को बताया है कि कैसे वो धीरे धीरे कंज्यूम करके अर्थ को, ठीक है, उस पर फीड करके वो एक प्लांट से ट्री बन जाता है। उसको बहुत साल लगे हैं, ठीक है, वो ओवरनाइट प्रोसीजर नहीं है कि आपने कल कोई बीज जो है ग्राउंड में डाला, जमीन में डाला उगने के लिए और वो नेक्स्ट डे एक ट्री में चेंज हो जाएगा, नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में वो इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है, यूज़ करता है, ठीक है, और वो इस तरीके से सीड से प्लांट और प्लांट से ट्री बन जाता है। तो जितना टाइम ये उसी ग्रोथ में लगा है, ठीक है, उस प्रोसेस ने उसको मजबूत भी बना दिया है, और इसलिए आसान नहीं है किसी ट्री को कट करना, उसे मारना, उसे किल करना, ठीक है। और सिर्फ एक जो नाइफ का ब्लो है, एक जो एक्स का ब्लो है, एक कुल्हाड़ी के वार से वो नहीं मर सकता, ठीक है। सो दिस वॉज ए फर्स्ट एंजा, राइट। अब हम इसकी राइम स्कीम देखते हैं, बट हम पहले भी समझ चुके हैं कि राइम स्कीम डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो एंड वर्ड्स हैं हर लाइन के, जो स्टैंजा की है, उनको मार्क करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, एंड फिर हम फिगर आउट करते हैं राइम स्कीम। तो अगर आप स्टैंजा के एंड वर्ड्स देखेंगे ऑफ ईच ऑफ द लाइन, वी हैव ट्री, नाइफ, ग्रोन, अर्थ फीडिंग, absorbing,
water, hide, leaves. तो tree, knife, grown, earth, feeding, absorbing water, hide, leaves. कोई इसमें राइम स्कीम नहीं दिखाई देती है, ठीक है, सब वर्ड्स जो है जम्बल्ड अप है, और कोई एक स्ट्रक्चर्ड राइम स्कीम नहीं है. सो बेसिकली ये जो आपका स्टैंजा है इट डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम, ठीक है, इसकी कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं है, कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है. एंड दिस स्टैंजा एज वेल एज द एंटायर पोएम हैज बीन रिटन एज अ फ्री वर्स, ठीक है, इट हैज बीन रिटन एज अ फ्री वर्स. ये आप आगे भी देखेंगे कि सिर्फ यही स्टैंजा नहीं, आगे के भी जितने स्टैंजाज हैं उनमें कोई राइम स्कीम नहीं है, और वो एज अ फ्री वर्स लिखे हैं हमारे पोएट मिस्टर पटेल ने. फाइन. सो अब हम इसमें जो एक्चुअल में यूज हुआ है फर्स्ट पोएट्री डिवाइस वो डिस्कस करते हैं. सो दैट वन इज मेटाफोर. जो फर्स्ट पोएट्री डिवाइस यूज हुआ है वो मेटाफोर है. आई एम श्योर मेटाफोर से आप सब लोग फेमिलियर होंगे. मेटाफोर इज अ डिवाइस जिसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं. एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन जब होता है दो चीज़ों में, ठीक है, दो कंप्लीटली अनरिलेटेड चीज़ों में, उसे मेटाफर बोलते हैं. और इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्यों? क्योंकि इसमें हम सिमिली की तरह वर्ड्स नहीं यूज़ करते, जैसे कि एज गुड एज दिस या लाइक. एज या लाइक जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. फाइन. सो यहाँ पे मेटाफर कहाँ यूज हुआ है? इट हैज़ बीन यूज्ड इन द सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा वेयर द पोएट सेज लेपरस हाइड. तो लेपरस हाइड मेटाफोर क्यों है? बिकॉज जो ट्री की स्किन है, जो ट्री की बार्क है, जो ट्री की जो बार्क है वो ट्री की स्किन है, उसको कंपेयर किया गया है उस पर्सन की स्किन से जिसको लेप्रोसी हो जाती है, राइट, जिसको लेप्रोसी डिसीज हो जाता है. और जब उसकी स्किन जो है वो लेपरस हो जाती है, उस स्किन से, उस ह्यूमन की स्किन से ट्री की बार्क को कंपेयर किया गया है, राइट. तो एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. फाइन. नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस यूज्ड हियर इज एंजायरमेंट. एंजायरमेंट क्या होता है? जब पोएट एक सेंटेंस को दो से ज़्यादा लाइन में पहुंचा देता है, दो या दो से ज़्यादा लाइन में खींच देता है, और इस वजह से वो जो बीच में लाइन आती है उनके एंड में कोई एंड वर्ड यूज़ नहीं करता, कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करता है, और वो सेंटेंस खिंचता चला जाता है एक या दो से ज़्यादा लाइन में, कंटिन्यूटी रहती है उसके, तो उसको एंजायरमेंट बोलते हैं. यहाँ पे एंजायरमेंट कहाँ है आप देखेंगे? सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में. पहले तो नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. तो यहाँ देखिए जो सेकंड लाइन है एंड है, यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म नहीं होता. वो बोल रहा है कि एक सिंपल जैब ऑफ द नाइफ नहीं करेगा, ठीक है, पर उन्होंने ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ से शुरू हो गया एक तरह से, यहाँ पे खत्म हुआ है ये, और दूसरी लाइन में एक्सटेंड हो गया है. फाइन. तो इसलिए ये एंजायरमेंट है. फिर इसी लाइन में देखो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, पर वो यहाँ पे नहीं खत्म होता, वो भी आगे तक जाके खत्म होता है. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कंटिन्यूएशन आ रही है, इसलिए यहाँ भी एंजायरमेंट है. सो आपकी लाइन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में फर्स्ट है, फर्स्ट इंस्टेंस है एंजायरमेंट का, ठीक है. तो लाइन 2, 3 एंड 4 हैव एंजायरमेंट. देन इसके बाद की जो सारी लाइन्स हैं वो बेसिकली एक ही सेंटेंस है, ठीक है. जो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ लाइन है वो बेसिकली जो फिफ्थ लाइन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वही खिंचता चला गया है नाइन्थ लाइन में. इसीलिए ये दूसरा इंस्टेंस है एंजायरमेंट का जब ये वाला पोएट्री डिवाइस आपके स्टैंजा 1 में यूज हुआ है. सो लाइन 5 to 9 इज अनदर इंस्टेंस ऑफ एंजायरमेंट बिकॉज राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन. ठीक है, तो ये बेसिकली ये कंटिन्यूएशन में है बट ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है. एब्जॉर्बिंग एयर्स ऑफ सनलाइट, ये भी कंटिन्यूएशन में है बट नेक्स्ट लाइन में आ गया है. वाटर एंड आउट ऑफ फिट्स, ये भी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट लाइन में है. देन वी हैव लेपरस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. फाइन, ये भी कंटिन्यूएशन में है बट ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है. सो इसीलिए जो 5th to 9th लाइन है आपके फर्स्ट स्टैंजा की वो भी एक एंजायरमेंट है. फाइन. So with this we conclude this particular stanza. आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है, आप नोट कर लीजिए. Then we'll move on to the next one. Okay? Let's now read what does the second stanza say. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground
will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. तो इस स्टैंजा में क्या कहते हैं हमारे पोएट मिस्टर पटेल? सो हैक एंड चॉप. हैक मतलब कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हेवी ब्लोज. ठीक है, हैकिंग इज बेसिकली, हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ा था, जैब होता है एक टर्म जो यूज करते हैं हम एक्स के सिंगल ब्लो को. ठीक है, जो क्विक ब्लो होता है उसे जैब कहते हैं. हैकिंग इज कि जब बार बार हेवी ब्लोज जो मारते हैं, रिपीटेड ब्लोज जो होते हैं, ठीक है, रफली मतलब बिना कुछ मेजरमेंट करे और बिना कुछ अपना फोर्स चेक करे, ठीक है, जब वो मतलब रिपीटेडली मारते हैं एक्स को, उस ब्लो को हैक बोलते हैं. सो हैक एंड चॉप. चॉप मतलब टू कट इनटू पीसेस. ठीक है, तो बोलते हैं कि आप हैक कर लो, ठीक है, या चॉप कर लो, बट दिस अलोन वोंट डू इट. बट ये दोनों चीजें भी काफी नहीं है क्या करने के लिए? डू इट मतलब टू किल अ ट्री. ठीक है, वो यही तो बात कर रहे हैं कि ये जो आप कर लेंगे, ये सब अभी आप कर लेंगे, पर ये भी इनफ नहीं होंगी किसी ट्री को किल करने के लिए. नॉट सो मच पेन विल डू इट. और वो ये बात क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? बिकॉज वो बोल रहे हैं कि ट्रीज में भी फीलिंग होती है, वो भी सफर करते हैं, वो भी पेन को फील करते हैं, उन्हें भी हर्ट होता है. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो इतना सारा पेन होगा जो हम एज ह्यूमंस पेन लेंगे, ठीक है, जब ऑब्वियसली कोई आसान टास्क नहीं होता एक्स को चलाना. ठीक है, पेड़ को काटना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत ही लेबरस टास्क होता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसमें, बहुत थका देने वाला टायरिंग टास्क होता है, बहुत हार्डवर्क चाहिए. ठीक है, तो उस हार्डवर्क से जो हम ह्यूमंस हैं उनको भी पेन होगा. ठीक है, जब हम इतना हार्डवर्क करेंगे हमें भी पेन होगा, हमारे हाथ भी दर्द करेंगे, ठीक है, हम थके हुए महसूस करेंगे, और उस ट्री को भी पेन होगा. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ट्री को भी पेन होगा, क्योंकि जब आप उसको मारोगे बार बार, ठीक है, बीइंग अ लिविंग थिंग, उसको भी दर्द होगा. ठीक है, बट इतना सारा दर्द भी काफी नहीं है ट्री को किल करने के लिए. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. ब्लीडिंग बार्क मतलब वो बोल रहे हैं कि जब आपने ट्री को कट कर दिया, ठीक, जब आपने ट्री को कट कर दिया यहाँ से, तो जब हम कट करते हैं ट्री को, कहीं से भी उसको कट करते तो एक लिक्विड निकलता है. ठीक है, एक लिक्विड टाइप सब्सटेंस निकलता है जिसे सैप बोलते हैं. राइट, तो वो बोल रहे हैं कि जो वो बार्क है, जब आप उसे कट कर दोगे तो उसमें से जो वो सैप निकलेगा उसको वो ब्लीडिंग बोल रहे हैं, उस सैप का निकलने को. ठीक है, तो कहते हैं वो जो ब्लीडिंग होगी बार्क की, ठीक है, वो जो वूंड बन जाएगा फिर उस कट की वजह से ट्री की ट्रंक में, ठीक है, वो जो है हील कर जाएगा. हील मतलब टू रिकवर या टू बिकम हेल्दी अगेन, टू रिकवर फ्रॉम अ वूंड और टू बिकम हेल्दी अगेन. तो कहते हैं कि वो जो ब्लीडिंग बार्क होगी वो हील कर जाएगी, वो जो उनका जख्म है, वो जो वूंड है जो कट की वजह से एक्स के पेड़ को लगा है, ठीक है, वो रिकवर कर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. ये जो ब्लीडिंग हो रही है, जो सैप निकल रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. एंड ग्राउंड के पास से, जितना ज्यादा वो ग्राउंड के पास होगा, ठीक है, वहां से जहां भी कट हुआ है वहां से राइज करेंगी कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. green twigs. Twigs are basically thin branches. Small thin branches are twigs. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जब आप उसे कट करोगे तो वो धीरे धीरे जहां से कट किया है वहां पे लिक्विड सूख जाएगा और उस कट से भी जो है छोटी छोटी धीरे धीरे कर्ल्ड में, ठीक है, ऐसे कर्ल्ड होके ग्रीन कलर की छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगेंगी. नई नई ब्रांचेस निकलती है ना, वो निकलने लगेंगी. एंड क्या होगा? मिनिएचर बोस. मिनिएचर मीन्स वेरी स्मॉल टाइनी. ठीक है, वेरी स्मॉल टाइनी या फिर स्मॉलर कॉपी ऑफ समथिंग बिग. ठीक है, मिनिएचर मतलब कि कोई बड़ी चीज है उसकी जब छोटी कॉपी होती है उसे मिनिएचर बोलते हैं. मिनिएचर बोस. बोस आर द मेन ट्रंक्स, the main branches from the trunk. ठीक है, the main branches are bows. So basically क्या होता है, जैसे कि ये आपका ट्री हो गया, ठीक है, इसमें से एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, ये आपका ट्री है. राइट, एंड देन इसमें से भी फिर
छोटी छोटी ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ एक छोटी छोटी ब्रांच निकल रही है। तो ये जो छोटी छोटी ब्रांच है ये तो आपकी हो गई ट्विग्स, और ये जो आपकी मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिसपे आपका पूरा ट्री जो है वो खड़ा हुआ है, इनको है जो बोज बोलते हैं, ठीक है। ये जो मेन ब्रांचेस हैं जिन पे ऊपर फिर ट्री जो है पूरा एक्सपैंड हो रहा है, उन्हें बो बोलते हैं, ठीक। तो बोल रहे हैं कि जहाँ से आप कट करोगे वहां से ऐसे ट्विग्स निकल जाएंगे, ठीक है, और मिनिएचर बोज, जो ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो जाती है ना, ये भी धीरे धीरे निकल आएंगी, छोटी छोटी मेन ब्रांचेस निकल आएंगी, जो आगे जाके बड़ी वाले बोज बन जाएंगे, एक्चुअल बोज बन जाएंगे। अभी तो वो मिनिएचर है, वो आगे जाके बड़ी मेन ब्रांचेस बन जाएंगी, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन। अनचेक्ड मतलब अनकंट्रोल्ड, ठीक है, कि ये सब जो ट्विग्स होंगे, ठीक है, ये सब जो आपकी छोटी छोटी जो ब्रांचेस होंगी, जो मेन मिनिएचर बोज होंगे, ये इनको अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, इनको अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, इन पे चेक नहीं रखोगे कि अरे निकल आई है, इनको दोबारा काटना है, ठीक है, दोबारा कट नहीं करोगे, तो ये ऐसे अगर अनचेक्ड ग्रो करेंगी तो दे विल एक्सपैंड अगेन। एक्सपैंड क्या करेंगी कि ट्विग्स जो है वो मिनिएचर बोज में बन जाएंगे, मिनिएचर बोज जो है वापस से प्रॉपर बोज में बन जाएंगी, जो मेन ब्रांचेस है उसमें बन जाएगी, एंड पेड़ जो है वापस से एक्सपैंड कर जाएगा, वापस से फैल जाएगा टू द फॉर्मर साइज। फॉर्मर मतलब पहले वाला, ठीक है, द बिफोर थिंग। फॉर्मर मतलब पहले वाला, ठीक है, या जो पास्ट में था, ठीक। तो जो पहले वाला साइज था उसका जो पास्ट वाला साइज था वो उस साइज में वापस से पहुंच जाएगा, ठीक है। कि सपोज आपने यहाँ से जो है ट्री कट कर दिया, ये आपने पूरा ही यहाँ से ट्री कट कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे तो अभी आपने ट्री कट कर दिया, बट धीरे से पहले ट्विग्स निकलेंगे, ठीक है, और छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर ये धीरे धीरे बड़ी होके ये ही मेन ब्रांचेस में बन जाएंगी, और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ये ट्री जो है दोबारा ग्रो कर जाएगा, अपने पुराने वाले साइज में आ जाएगा, पूरा तरीके से वो फैल जाएगा वापस से, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि चाहे आप बार बार हैक करके, पहले तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ब्लो से तो उसको कुछ नहीं होगा, एक जैब से उसको कुछ नहीं होगा ट्री को, बट अगर आप फिर भी हैक एंड चॉप करके, ठीक है, मतलब बार बार ब्लो करके और हैक चॉप करके उसको कट भी कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद भी वो किल नहीं होगा, ये सब भी जो है उसको किल नहीं करेगा, ये काफी नहीं है, दिस इज नॉट इनफ, ठीक है। इतना सारे पेन के बाद भी वो नहीं मरेगा, ट्री जो है खत्म नहीं होगा। एंड द ब्लीडिंग बार्क, जो ब्लीडिंग बार्क है बेसिकली वो, जैसे पहले भी लास्ट स्टैंजा में भी उन्होंने जो ट्री का बार्क है, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है, जो मेन लेयर होती है ट्रंक की, जिसको वो स्किन की तरह ट्रीट कर रहे हैं ट्री की बार्क को, ठीक है, उसको भी उन्होंने ह्यूमन स्किन से कंपेयर किया था, ठीक। और यहाँ भी वो वापस से बोल रहे हैं कि जो आप कट करोगे उसकी वजह से जो वूंड हो जाएगा ट्री में वो ब्लीड करेगा, तो वापस से वो उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं, एज ए लिविंग थिंग ट्रीट कर रहे हैं कि वो ब्लीड करेगा, और जो सैप निकलेगा वो बेसिकली सैप जो है ट्री के ब्लड की तरह है, और जब वो सैप निकलेगा कट होने पे तो ट्री एक तरह से ब्लीड करेगा, उसकी बार्क ब्लीड करेगी, पर वो भी हील हो जाएगी, और वहां से ट्विग्स निकलेंगे, छोटी छोटी बोज निकलेंगे, और वो धीरे धीरे अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो वो बड़े ट्री में, बड़े ब्रांचेस में बन जाएंगे, एंड ट्री जो है वापस से अपने पुराने वाले साइज में, पुराना वाला जो अपना रूप था वो ले लेगा, ठीक है, वो अपने फॉर्म में आ जाएगा, पुरानी फॉर्म में आ जाएगा। फाइन। सो ये आपका सेकंड स्टैंजा है, एंड इसमें भी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें भी कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक। हम पहले भी बता चुके हैं जब हमने लास्ट स्टैंजा की राइम स्कीम डिस्कस करी थी कि पूरे ही पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ठीक है। दिस पोएम हैज बीन रिटन एज अ फ्री वर्स, देयर इज नो पर्टिकुलर राइम स्कीम दैट हैज बीन यूज्ड बाय मिस्टर पटेल. Then the poetry device which has been used here is the first one being metaphor. Last stanza में metaphor था, और इसमें भी metaphor कहाँ यूज हुआ है, कहाँ पे पोएट ने इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है, वो भी ह्यूमन से, इस वाले लाइन में, ठीक है, जब उन्होंने बोला है ब्लीडिंग बार्क। क्यों है ये मेटाफोर? बिकॉज वो जो सैप निकलता है व्हेन द ट्री इज कट, और जो ट्री पे कोई ब्लो होता है और जो ट्री को वूंड होता है, ठीक है, उससे जब सैप निकलता है तो उन्होंने उस सैप को, ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ सैप जो होता है, जो फॉर्म होता है
उसमें ट्री के कट होने पे उसको उन्होंने कंपेयर किया है ह्यूमन ब्लड से, ठीक है, और उसको जो निकलने का प्रोसेस है, सिक्रीशन आउट का प्रोसेस है, उसको ब्लीडिंग से कंपेयर किया है, इसलिए वहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। एंड देन वी हैव एंजैपमेंट अगेन। एंजैपमेंट कहाँ पे है? पहले तो है फर्स्ट और सेकेंड लाइन में। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। तो ये पहला लाइन ही आपका दूसरे लाइन में जा रहा है, तो पहला सेंटेंस जो फर्स्ट लाइन में शुरू हुआ था वो दूसरी लाइन में जाके खत्म हो रहा है कि हैक एंड चॉप बट, ठीक है, तो वो कंटिन्यूएशन है सेंटेंस की जो सेकेंड लाइन में गया है और इसलिए यहाँ पे एंजैपमेंट है। देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लाइन में एंजैपमेंट है बिकॉज ब्लीडिंग बाक विल हील एंड फॉर्म, हील एंड फॉर्म, तो ये कंटिन्यूएशन है सेंटेंस का, ठीक है, जो यहाँ पे शुरू हुआ है और इसलिए एंजैपमेंट है। ऐसे ही क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज, ठीक है, तो ग्राउंड विल राइज, तो ये भी कंटिन्यूएशन है प्रीवियस सेंटेंस का, ठीक है, तो ये लाइन जो है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन में ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूड है, तो यहाँ भी इसलिए एंजैपमेंट यूज हुआ है फोर्थ टू सिक्स्थ लाइन में। देन सेवेंथ टू नाइन्थ लाइन में जो है नेक्स्ट एंजैपमेंट है। वाई? बिकॉज यहाँ देखिए आप, मिनिएचर बोज विच इफ अनचेक्ड, बोज विच इफ अनचेक्ड, तो ये कंटिन्यूएशन है सेंटेंस की और क्योंकि दूसरी लाइन में जा रहा है यहाँ एंजैपमेंट है। विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज, अगेन टू फॉर्मर साइज, ये कंटिन्यूएशन है उस सेंटेंस का जो कि नाइन्थ स्टैंजा में जाके नाइन्थ लाइन में जाके फिनिश हो रहा है, इसलिए सेवेंथ टू नाइन्थ लाइन में भी एंजैपमेंट यूज किया है पोएट ने। ओके, the last poetic device used in the stanza is alliteration. I am sure we all are familiar with it. ये बहुत ही commonly used poetic device है जिसे काफ़ी poets जो है repeatedly use करते हैं अपनी poems में। alliteration क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो आसपास आ रहे हों उनकी बिगनिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, ठीक है, एक तो आपके वॉवल्स हो गए ए ई आई यू, उनके अलावा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं ना, तो जब दो या दो से ज़्यादा साथ में आने वाले वर्ड्स की जो बिगनिंग होती है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे अगेन जो फोर्थ लाइन है ब्लीडिंग बाग जो है, ठीक है, ये वाली टर्म्स एलिट्रेशन भी है बिकॉज ब्लीडिंग बाग, तो यहाँ पे बी साउंड का रेपिटेशन हुआ है, ठीक है, ब्लीडिंग बाग, एंड इसलिए ये एलिट्रेशन का यूसेज है। सो दिस वाज द सेकंड स्टैंजा। आपको बोर्ड से कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, स्टेप असाइड, देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। Let's now discuss questions based on the first two stanzas of the poem. First question can be, can a simple jab of the knife kill a tree? Why not? Simple jab of the knife, ये first stanza में बात हुई है ना इस phrase की, तो क्या एक simple jab से knife के tree को kill कर सकते हैं? क्यों नहीं? No, a simple jab of knife cannot kill a tree, ये हमने पढ़ा था first stanza में ही, cannot kill a tree because a tree rises from the earth, feeds on it and takes many years to grow. Because tree एक दिन में नहीं grow करता है, उसको काफ़ी दिन लगते हैं, ठीक है, अर्थ से राइज करने में और उस पर फीड करने में और ग्रो करने में। A jab or chop will only cut a tree and it will grow new branches and leaves after that wound has healed. ठीक है, कि जैब और चॉप से बस ट्री कट होगा और फिर ट्री न्यू ब्रांचेस और लीव्स ग्रो कर लेगा जब उसका वो वाला वुंड हील हो जाएगा, एंड ग्रेजुअली ग्रो टू इट्स प्रीवियस साइज अगेन, ठीक है, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने पुराने वाले जो फुल साइज था उसमें वापस आ जाएगा, पुराने वाले साइज में वो फुल साइज में ग्रो कर जाएगा। ओके, सो a jab of knife cannot cut a tree, cannot kill a tree. Next question, how has the tree grown to its full size? Tree कैसे अपने full size में आया है, कैसे grow करा है? List the words suggestive of this life and activity. इस life की life को और activity को suggest करते हुए जो words हमने इस stanza में पढ़े हैं, ठीक है, first two stanzas में पढ़े हैं, स्पेशली फर्स्ट स्टैंजा में पढ़े हैं, वो हमें लिस्ट करने हैं। सो द ट्री हैज ग्रोन टू इट्स फुल साइज बाय फीडिंग ऑन अर्थ न्यूट्रिएंट्स
absorbing sunlight, air and water, right? कि अर्थ के न्यूट्रिएंट्स पे फीड करके और सनलाइट एयर वाटर को एब्जॉर्ब करके ही जो ट्री है वो फुल साइज में ग्रो किया है. And the words which are suggesting of its life and activity are consuming the earth. ये सारे वर्ड आपके फर्स्ट स्टैंजा से हैं. So the first word is consuming the earth. Second phrase is rising out of it, feeding upon its crust. Fourth is absorbing years of sunlight, air and water. And the fifth one is sprouting leaves. तो ये 5 जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं आपके फर्स्ट स्टैंजा में यूज हुए हैं, ये सजेस्ट करते हैं ट्री की लाइफ को और उसकी एक्टिविटी को कि किस तरह से वो ग्रो किया है. फाइन. लास्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजाज इज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड. ये हमने सेकंड स्टैंजा में पढ़ा था ना, ये वाला फ्रेज, इसका क्या मतलब है और क्यों होता है ये. Bleeding bark refers to the flowing out of sap from the bark of a tree where it is cut. जहाँ पे कट होती है ट्री की bark, ठीक है, वहां से जो सैप फ्लो आउट करता है उसको ही ब्लीडिंग bark बोला गया है. और वो क्यों ब्लीड करता है, क्या किसकी वजह से ब्लीडिंग होती है वो. कटिंग एंड चॉपिंग ऑफ द bark by an axe or knife makes it bleed. ठीक है, तो जो कटिंग होती है और चॉपिंग होती है ट्री के बार्क की यूजिंग एन एक्स और नाइफ, उस वजह से ही बार्क जो है ब्लीड करती है, उसी वजह से ब्लीडिंग बार्क फ्रेज यूज किया गया है. फाइन. सो विद दिस वी कंक्लूड द क्वेश्चंस, राइट, एंड ऑल्सो वी कंक्लूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर which is the 8th poem from a beehive book titled On Killing a Tree. Okay, I hope you were able to understand the central theme of the poem, the explanations of the first 2 stanzas that we have covered, and also the questions based on it. If that is indeed the case, then please like our video, share it with your friends, and अपने comments हम तक पहुंचाना ना भूलें via the comment section. ठीक है? And do not forget to like, share and subscribe to our channel जिससे कि आपके पास regular updates आती रहें. Fine. So that was all from it in this video. Thank you so much guys and take care.